नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और ये वीकली शो है जो सुनील सर के साथ हम करते हैं, और इसमें बहुत सारी जो फंडामेंटल खबरें होती हैं और जो आगे का आउटलुक बनता है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो लास्ट वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस लिहाज से था कि दो चीजें वहां पे हुई। एक तो पहले मार्केट देख लीजिए आप लोग क्या हुआ। ये वीकली रैप है 9 से 13 फरवरी के बीच में। आप इंडेक्स में देखेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा निराशा नहीं लगेगी। रादर बैंक निफ्टी ग्रीन में ही क्लोज हुआ वीकली बेसिस पे, और माइक्रो और मिड और स्मॉल सब में कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। लेकिन निफ्टी आईटी वीकली बेसिस पे 8% गिरा है, और एनर्जी में गिरा, और एफएमसीजी में आया। लेकिन बाकी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत आई फ्राइडे को, जब निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट हुई, और उसके बाद इंडेक्स में तेज कह सकते हैं सेल ऑफ था अक्रॉस द बोर्ड। सारे पूरे मार्केट में हर तरफ काफी बड़ी गिरावट आई, और उस गिरावट को लीड किया आईटी ने, क्योंकि आईटी जो है फ्राइडे को 1.5% गिरा। थर्सडे को आईटी में बहुत बड़ी गिरावट थी। पूरे वीक में 8% और पूरे महीने में करीब करीब 14.5% की वीकनेस आई। तो उसने मार्केट का मूड खराब किया। बाकी सेक्टर में दिक्कत नहीं थी। इवन फ्राइडे को थोड़ा सा मेटल में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी अच्छी खासी, वो हुआ। ये चार्ट जो एफ था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पूरे फरवरी में, 31 जनवरी के बाद से वो नेट बायर थे, और उनका फिगर एफआईआई के सामने 50% ज्यादा चल रहा था। लेकिन शुक्रवार को उन्होंने जो 7400 करोड़ की बिकवाली की है, वो ना सिर्फ मंथली, वीकली, डे सब उसने उल्टा कर दिया, और अब देखिए वो नेट सेलर हो गए। वीकली बेसिस पे 4000 करोड़ की सेलिंग दिख रही है, और पूरे महीने में 1300-1400 करोड़ के सेलर हो गए। ये एकदम से पासा फ्राइडे को पलट गया। तो अब फिर इस स्थिति में दो ही सवाल हमारे मन में, जो हमने प्रॉमिस किया था कि अर्निंग सीजन कैसा गया, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे Q3 में। और आईटी में जो कुछ भी हुआ है उसको समझना जरूरी है कि ये जो एआई, एंथ्रोपिक, एल्गोरिदम और पैलेंटियर ने बवाल काट रखा है, ये क्या है, इसको समझेंगे। सुनील सर हमारे साथ जुड़ गए। सर, ये जो दो प्रश्न हमारे दिमाग में है मूल रूप से, कि एक तो हम लोगों ने कहा था कि अर्निंग सीजन डिस्कस करेंगे, तो अर्निंग सीजन पे हम लोग बातचीत करेंगे, उसी में मार्केट भी डिस्कस होगा। और जब हम लोग आईटी को समझेंगे कि एआई ने क्या अचानक से किया, तो आईटी सेक्टर उसमें कवर होगा। तो सर बताइए, शुरुआत कहाँ से की जाए? अर्निंग सीजन तो हमें लगता है ठीक ठाक था इस सब अब तक का। हाँ, वो देखेंगे ना, इसलिए आपने देखा ना कि एफआईएस का भी एक पॉजिटिव रुझान था टिल द हाँ, फ्राइडे द 30th। एक पिक्चर है फ्राइडे द 30th, जो एक हॉरर मूवी है। यस, हमारे मार्केट के लिए वो हॉरर डे निकला। तो वही चीज है कि एफआईएस भी खरीदारी कर रहे थे, और सरप्राइजिंग थिंग था कि डीआईएस का एक्चुअली खरीदारी कम रहा था टिल दैट डे। वो आपको बता रहा है, मैं डिस्कस करेंगे जब अर्निंग्स पे आएंगे। तो एक वो लार्ज, मिड और स्मॉल की देख लेंगे। अब नॉर्मली फरवरी 15 का डेडलाइन होता है अर्निंग्स को, तो हमने सोचा कि पूरा का पूरा अर्निंग्स आ जाएगा। मगर जैसे आप अभी दिखाएंगे कि देखिए, लार्ज कैप में मैं यहाँ पर लार्ज कैप को जैसे एम्फी के क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से लिया हूँ, नॉट निफ्टी 50 बट टॉप 100 स्टॉक्स। तो इट्स नॉट अबाउट द निफ्टी 50, निफ्टी 250, ऐसा नहीं है। टॉप 100, नेक्स्ट 150, और बाकी का जो स्मॉल कैप और 500 के नीचे मैंने माइक्रो कैप के हिसाब से उसको लिया है। और देखें तो लार्ज कैप का समझिए 98 कंपनीज आ गया 100 से। मिड कैप का भी ऑलमोस्ट हो गया, खाली 22 कंपनी बाकी है। और स्मॉल कैप में देखिए अभी 80 कंपनी से ज्यादा का रिजल्ट आना है, और माइक्रो कैप में करीब 1400 कंपनी की रिजल्ट अभी बाकी आना बाकी है। तो टू सम एक्सटेंट जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के बारे में जो भी हम कह रहे हैं उसकी पूरी स्टोरी नहीं रहेगी। अगले हफ्ते को उसको खत्म करेंगे, बिकॉज सेबी का डेडलाइन तो 15th है। तो लास्ट डे पे ये सब सैटरडे को सब क्लियर करके आ जाएंगे समझिए। तो अगले हफ्ते में उसका फाइनल एक क्लोजर कर लेते हैं। मगर जो लार्ज कैप और मिड कैप में बात करने वाले हैं उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें ही देखें आप क्या दिख रहा है आपको कि एक सेक्टर की बात बाद में करते हैं, मगर एक हाईलाइट इधर बता देता हूं, नहीं तो इस स्लाइड पे वापस आएंगे सेक्टर की स्लाइड में, कि लार्ज कैप की अर्निंग्स को ड्राइव किया कितना आया 8.7%। तो हाई सिंगल डिजिट की प्रॉफिट ग्रोथ थी लार्ज कैप की। और उसमें पीएसयू बैंक्स और ने उनको ऊपर लेके आए, आईटी ने उनको दबा दिया, क्योंकि वो लेबर कोड का स्टैट्यूटरी था। तो लार्ज कैप का एक था पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिमिलरली मिड कैप में देखें तो इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट का खेल था, और स्मॉल कैप में रिन्यूएबल्स और कैपिटल गुड्स का खेल था, और थोड़ी बहुत नीश मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल माइक्रो कैप। ये जस्ट एक ओवरव्यू है। मगर अर्निंग सीजन को देखिए, 8.7 लार्ज कैप,
मिड कैप 18, स्मॉल कैप 40%। तो ये नेचुरली मुस्कुराहट दिख रही है नीरज जी के फेस में, राइट। मगर इसमें थोड़ा राज कुछ छुपा हुआ है, तो आगे कैप की बात थोड़ा डीप में समझते हैं। ये याद रख लीजिए कि लार्ज कैप क्या है, ये एक्चुअली मोस्ट रिलायबल ग्राउंड लेवल इंडिकेटर कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। यानी जो नॉमिनल जीडीपी का स्लोडाउन हम बात कर रहे थे, वो क्लियरली लार्ज कैप के क्षेत्र में दिख रहा है। नॉमिनल जीडीपी बजट में किसी तरह से उन्होंने 10% दिखा दिया, पर उसके पहले वाले क्वार्टर में हमें पता है तो वो तो गिर रहा था, राइट। मगर बजट के हिसाब से उन्होंने 10% दिखा दिया, बट एक्चुअली इकोनॉमी में लो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है जो पर दिख रहा है। और डाइवर्जेंस बिटवीन बैंकिंग और आईटी सर्विसेज का है। तो अगर आईटी को निकाले, बिकॉज आईटी का इट इज नॉट रिलेटेड टू नॉमिनल जीडीपी, बिल्कुल। तो हमारी नॉमिनल जीडीपी आईटी का नहीं, तो अगर निकालेंगे तो लार्ज कैप का भी बेहतर दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आईटी को हटाकर देखेंगे लार्ज कैप को, तो शायद इट विल बी क्लोजर टू 10-11% जो ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से होगा, राइट। मिड कैप तो की सेगमेंट है जहां पे मोस्ट रेजिलिएंट सेगमेंट है, क्योंकि ये अक्रॉस द बोर्ड। मिड कैप में कोई एक सेक्टर डोमिनेट नहीं करता है, लार्ज कैप में आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 35% है और आपको आईटी भी 15% है। तो ये दोनों सेक्टर ही 50% लार्ज कैप में अकाउंट, पर मिड कैप ऐसा नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। और यहाँ पर जो अर्निंग्स डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है, जो प्रीवियस स्लाइड 1 मिनट जाएंगे नीरज जी, तो मिड कैप का ग्रोथ रहा है 18% और ये 150 स्टॉक के है, राइट। सेक्टर भी वाइड स्प्रेड है, कोई एक सेक्टर इसको डोमिनेट नहीं करता है, राइट। तो यहां पर देखें तो ये एक्चुअली बता रही है कि इकोनॉमी में एक रिकवरी दिख रही है, एक खबर अच्छी है, राइट। तो आगे बढ़ेंगे इसमें, तो उसमें दिखेगा कि आपको कि यहां पर ऑटो, एंसिलरी और केमिकल सेक्टर ने अच्छा दिखाया आपको परफॉर्मेंस, राइट। वो सेक्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, राइट। अब मिड एंड स्मॉल कैप, स्मॉल एंड माइक्रो कैप में आएंगे अगले स्लाइड में। अर्निंग्स तो 38% दिखा उधर, एस्ट्रोनॉमिकल है, मगर क्या है कि कुछ गिने चुने मैसिव टर्न अराउंड है जिस इनको लिफ्ट किया है, राइट। सेकेंड, लास्ट ईयर ये थर्ड क्वार्टर बहुत खराब क्वार्टर था, और ये सब डेटा हम देखते हैं YoY देखते हैं, पीपल भूल जाते हैं, पीपल ऑलवेज अरे प्रीवियस क्वार्टर से हमें बढ़ गया, नहीं नहीं नहीं, वो एक बेस इफेक्ट है, वो इतना खराब था उस क्वार्टर तो उसके हिसाब से अभी ये दिख रहा है। तो स्मॉल एंड माइक्रो का जल्द से आपको 40%, तो मेरा पोर्टफोलियो में अभी स्मॉल एंड मिड कैप डालना, जल्दबाजी मत कीजिए, अगले हफ्ते थोड़े इसको डिटेल में डिस्कस, जब बाकी के 1500 फाइलिंग्स भी सामने आएगी तो एक प्रॉपर रुझान। तो इस बार अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, बट जस्ट एक सावधानी बता रहा हूं, इसको देखकर इमीडिएटली जंप मत कीजिए, एक हफ्ता और इंतजार कीजिए, ताकि हम स्मॉल एंड माइक्रो कैप और थोड़े बहुत बचे हुए मिड कैप का भी पूरा हमें डिटेल मिलेगा, तो अगले हफ्ते में इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो मगर सेक्टर वाइज जो अभी सामने आया है उसको देखते हैं, राइट। सेक्टर वाइज देखेंगे यहां पर, तो खास करके टॉप फ्यू सेक्टर्स की बात किया है हमने। तो बैंकिंग में मैंने पीएसयू का और प्राइवेट का अलग किया, क्योंकि बहुत डिफरेंस था। देखिए 24% प्रॉफिट ग्रोथ फॉर पीएसयू, 14% फॉर प्राइवेट। ह्यूज डिफरेंस, ऐसा क्यों इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है ना, उधर लिखा है मैंने, उधर देखिए, रिकॉर्ड क्रेडिट डिमांड, स्टेबल एसेट क्वालिटी बैंकिंग पीएसयू के लिए, मगर बैंकिंग प्राइवेट में क्रेडिट ऑफटेक स्ट्रांग था, मगर थोड़ा मार्जिन का प्रेशर, यानी जिस सेगमेंट में वो लेंड करते हैं वो रिटेल, और फेस्टिव सीजन में मारामारी होती है ईएमआई के प्ले में, राइट। और एनबीएफसी के साथ भी उनको कंपीट करना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से जो उन्होंने लोन बुक करना है, ऑटो, मेनली ये ऑटो लोन्स की बात होगी, जहां पर भयंकर कंपटीशन होता है, तो नेचुरली उन्होंने मार्जिन पे हिट लिया, मगर वॉल्यूम को बरकरार रखा, इसलिए वहां पर आपको उतना नहीं दिखा। वेरस बैंकिंग, पीएसयू बैंक की बात क्या होती है, उनके हिसाब में दो चीज उनको हेल्प करती है कि ये क्रेडिट डिमांड कहां से आया पता है आपको। एक है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में रिवाइवल दिख रहा, वो एमएसएमई सेगमेंट में लेंडिंग,
वो 13-14% पे लेंड करते हैं उधर। सेकंड बात जो है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन, यस। पीएसयू बैंक्स के लिए हर बैंक के ब्रांच में जाओ गोल्ड लोन देते हैं। ओके, और क्या होता है कि अग्री सेगमेंट में गोल्ड लोन का बहुत सस्ता इंटरेस्ट, उनको सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट से भी अग्री लोन क्लासिफाई करने से। तो उधर एग्रीकल्चर फार्मर्स भी क्या करते हैं, अपना क्रॉप लोन लेते हैं, उसके ओवर एंड अबाउ गोल्ड लोन भी ले लेते हैं, और वहां पे उनकी मार्जिन्स बहुत बहुत अच्छी होती है। तो पीएसयू बैंक्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कुछ एनबीएफसीज है जैसे मुथूट, मनप्पुरम, ये लोग गोल्ड लोन देते हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उसमें उतना गोल्ड लोन के ऊपर उतना वो फोकस नहीं करते हैं, whereas it is the safest loan। और इसमें क्या हुआ है, एक ग्राउंड लेवल में, जैसे आप चैनल फीडबैक करते हैं, मैंने भी कुछ चैनल फीडबैक लिया, तो क्या हो रहा है कि एक्चुअल बैंक ब्रांचेस में ओके कि वो लोग एक्चुअली वो फार्मर्स या बोरोअर्स को फोन लगा रहे हैं, अरे भैया आपने इतना गोल्ड दिया, इतना मार्जिन मैंने रखा, आपको लोन दिया, अब गोल्ड का दाम बढ़ गया है, अब चुपचाप और 25% उसी कोलैटरल पे लोन ले लो। यस यस यस, ये हो रहा है। तो ये होता है कि गोल्ड की प्राइस के बढ़त से मार्जिन कवरेज इंप्रूव हो गया, राइट। तो नेचुरली एग्जिस्टिंग जो उन्होंने गोल्ड ऑलरेडी गिरवी रखा है बैंक पे, एक फोन लगाओ, अरे पैसा चाहिए तो आ जाओ भैया। और क्या करते हैं, वो करते हैं कि आप एक कुछ जुगाड़ करके मुझे ओल्ड लोन को रिपे करो और मैं आधे घंटे में आपको न्यू लोन दे देता हूं, बस आप रोटेशन के लिए लोन लाओ, क्योंकि उसी लोन में मैं कैसे इंक्रीज करूंगा, तो ये पे करो, आधे घंटे में मैं न्यू लोन, उससे 50% ज्यादा, क्योंकि गोल्ड का दाम बढ़ गया है। तो ये गोल्ड लोन की ग्रोथ है, वो पीएसयू बैंक उसका एडवांटेज भरपूर उठा रही है। तो ये है, चार आपको इतना परसेंटेज डिफरेंस जो दिख रहा है वो है। और इनके लिए सबसे एक जो बेनिफिट आई थी पीएसयू बैंक्स के लिए, वो पुरानी बेनिफिट है, मगर आपको उसका असलियत दिख रहा है। पता है क्या है, कोविड के टाइम में रीस्केड्यूलमेंट ऑफ द लोन मॉरेटोरियम देके परमिट किया था, याद होगा आपको। उसका फायदा ज्यादातर पीएसयू बैंक ने लिया। तो क्या हुआ, उस मॉरेटोरियम पीरियड में किसने लोन को रिपे नहीं किया, तो लोन बैलेंस कायम रही और लोन का टेनर एक्सटेंड हो गया और उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी हाई रख दिया। तो उसका बेनिफिट आज उन्हें मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स पे रीपेमेंट जो होता तो उनकी लोन बुक गिर जाती ना। वो मॉरेटोरियम देने के कारण क्या हो गया, 2 साल के लिए कोई रीपे नहीं किया, तो उसका बेनिफिट अभी पीएसयू बैंक्स को मिल रहा है। तो ये सब मेरी एनालिसिस में मैंने सोचा कि यही था उसका जो एक बड़ा डिफरेंस है। और आने वाले दिन की सोच करें तो कैपेक्स के रिवाइवल की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देखेंगे कि अच्छी ग्रोथ है, तो कैपेक्स रिवाइवल में भी पीएसयू बैंक्स का ही बेनिफिट होगा, क्योंकि एसएमई और एमएसएमई को लेंड करना उन्हीं का मार्केट शेयर ज्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर उतना उसमें, इनफैक्ट आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले की बात है, क्वार्टर्स की बात है, कि बजाज फाइनेंस ने अनाउंस किया कि उनकी बहुत खराब एक्सपीरियंस रही एसएमई लेंडिंग में, याद होगा आपको, करेक्ट। क्योंकि वो सेगमेंट को समझ के उसको हेल्प करना ये पीएसयू बैंक्स का खेल है। वो क्योंकि 30-40 साल से वो लेंड कर रहे हैं, उसको बोरोअर का नॉलेज है, उसको कैसे हैंडल करना ये सब करते हैं, तो उसकी उनकी मार्केट शेयर तो जैसे ही प्राइवेट कैपेक्स की पिकअप होगी, पीएसयू बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ेगा, बिकॉज ये लोन्स 13-14% पे जाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी एक कंसिस्टेंटली रिपीट हो सकती है फ्यूचर में भी, जैसे प्राइवेट कैपेक्स पिकअप होती है। तो ये हुआ बैंकिंग की बात। आईटी सर्विसेज में पता है -5% है, क्यों, क्योंकि वो लेबर कॉस्ट का वन टाइम इनको लेना था, वो पब्लिक नॉलेज है आज, तो उसको छोड़ते हैं। ऑटो और एंसिलरी में क्या है, हाई वॉल्यूम ग्रोथ, टू व्हीलर, थोड़ी एंट्री लेवल कार्स और ट्रैक्टर, क्योंकि मानसून अच्छा था कि ट्रैक्टर की बिकवाली अच्छी थी, तो ये ऑटो सेगमेंट को उन्होंने बूस्ट किया है। फेस्टिव सीजन का जीएसटी कट का इंपैक्ट उधर क्लियर दिखा, ओके। और फिर मैन्युफैक्चरिंग में आपको इनपुट कॉस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन लो था, इनपुट कॉस्ट जैसे ऑयल प्राइसेस लो थी, राइट, कमोडिटी प्राइसेस ये सब थी, तो उनको वो बेनिफिट मिला। और ऑपरेटिंग लीवरेज की बात क्या है, फिक्स कॉस्ट हाई होता है,
जब डिमांड बढ़ती है तो सीधा वो बॉटम लाइन में जाता है प्रॉफिट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट आई। एफएमसीजी में देखिए हमारी जो लो इन्फ्लेशन, किसके कारण लो इन्फ्लेशन है? फूड प्राइसेस कम होने के कारण। तो वो इन्फ्लेशन सीपीआई के लिए नंबर अच्छा दिखाती है, आरबीआई का रेट कट के लिए पॉजिटिव है, मगर जो प्रोड्यूसर है उसके लिए थोड़ी अच्छी बात है ना। एग्री इनकम लो, फूड प्राइसेस ना, एग्री इनकम लो, तो इसलिए रूरल रिकवरी स्लगिश। एफएमसीजी इज द बेस्ट पैरामीटर ऑफ रूरल रिकवरी। तो सर क्या ये जो अपना बैंकिंग है और ऑटो एंसिलरी, बैंकिंग में तो मुझे लगता है कि चलो 24% की ग्रोथ है तो क्योंकि मल्टीपल ट्रिगर्स है उसके, कैपेक्स और ये वो तो हो सकता है, लेकिन ये जो 31% की प्रॉफिट ग्रोथ ऑटो एंसिलरी, क्या ये पीक हो गए क्या? ऑटो एंसिलरी में देखिए दो चीज है, एक ऑटो कंपोनेंट्स के लिए ये ट्रेड डील एक पॉजिटिव है, तो वो एक अच्छा होगा। सेकंड बात है कि अभी मेरे को मार्च में भी थोड़ा एक कार्स की सेल्स बढ़ती है हर मार्च में बिकॉज ऑफ द डिप्रिसिएशन इफेक्ट, क्योंकि मार्च 31 के अंदर कार खरीदा किसी भी स्मॉल बिजनेस ने तो उनका हाफ ईयर डिप्रिसिएशन मिल जाता है ना। तो नॉर्मली हर साल ऑटो इंडस्ट्री का मार्च का सेल्स अच्छा होता है, तो ये अगले क्वार्टर का भी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण। शायद उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा उसकी बात के ऊपर, मगर अब के लिए मुझे इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं दिख रही है। ये क्वार्टर की मेरी थोड़ी वरी थी मगर वो क्लियर हो गया। मेरी वरी थी कि क्या उन्होंने बहुत मार्जिन को सैक्रिफाइस करके धंधा किया है, वो नहीं हो रहा है, वो दिखा है कि ठीक ठाक उन्होंने मेंटेन किया। तो वो एक हमने पिछले जब डिस्कस किया था जीएसटी को, तब मैंने भी अभी हाईलाइट किया था ये एक रिस्क है, मगर वो सही ठीक है। और फार्मा में क्या हुआ है कि यूएस एक्सपोर्ट्स जेनेरिक का और ये इसका स्ट्रांग रहे हैं, और डोमेस्टिक में क्रॉनिक सेगमेंट, अभी ये क्रॉनिक क्या होता है, क्रॉनिक और अक्यूट दो तरह के होते हैं। अक्यूट माने जो इमीडिएटली उसको सॉल्व करना है, क्रॉनिक माने है कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर, शुगर जिनकी दवा आप जिंदगी भर खाते रहेंगे। एक्चुअली इवन कैंसर कम्स इन दिस। कैंसर इतनी 3 साल चलती है ना कैंसर को सॉल्व करने में। यस, तो ये क्रॉनिक सेगमेंट फार्मा कंपनी के, और एक क्रॉनिक में क्या होता है, ये वेट लॉस ओलंपिक, यस वो भी क्रॉनिक होता है ना, ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया और खत्म, नहीं। मैं बता रहा था सर, एक फार्मा कंपनी है जिसके मैनेजमेंट के समय बातचीत कर रहा था, तो नाम अभी नहीं लूंगा लेकिन लोग उसको रिकमेंडेशन समझ लेंगे। उन्होंने कहा मेरी तो स्ट्रेटजी है कि मैं सिर्फ क्रॉनिक वाली दवा में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पूरी लाइफ आप खाते रहते हो, आप एक बार हमारे ग्राहक बन गए तो पूरी लाइफ खाओगे आप। तो उन्होंने एक्विजिशंस भी जो किए हैं वो उसी सेगमेंट में कर रहे हैं कि आपको वही लेना पड़ेगा। नहीं, मैं एक जोक सुनाऊं? हाँ, एक जोक है कि एक बंदा डॉक्टर पास गया था, तो डॉक्टर कुछ दवाई देते थे, फिर 1 महीने के बाद वो वापस आएगा, वापस दवाई देते थे, और हर महीने वो डॉक्टर के पास जाता था और वो दवाई लेता था। और उसने बोला डॉक्टर को, भैया डॉक्टर जी क्या है, मेरे को हर महीने आपकी जो दवाई दे रहे हैं आप मुझे, पूरी राहत मुझे नहीं मिलती है कि हर महीने मुझे वापस आना पड़ रहा है आपको, ये जैसे मैं कोई ईएमआई भर रहा हूँ ऐसे दिख रहा है मुझे। उसने कहा डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा मैं सच बताऊं, ये ईएमआई भर रहा हूं, मेरी ईएमआई भर रहे हैं आपके तो। एक्चुअली मैं ईएमआई भर रहा हूं आपके पैसे से। ऐसे जोक ये है, मगर क्या होता है ना, जैसे नहीं कुछ भी देखो, कार मैकेनिक के पास जाओ, वो गाड़ी को इतना ठीक करेंगे ताकि 3 महीने में वापस उसके पास आओगे आओ। यस यस। तो वो बात होती है कि उसको भी रिकरिंग, आप एक रिकरिंग इनकम है, तो आप एक तो अभी दवाइयों में भी ये एक चीज होती है कि उनका फोकस, क्योंकि उनको रिकरिंग इनकम चाहिए। ये एक क्वार्टर में हो गया उसके साथ नहीं बात है ना। तो नेचुरली जो आप कहे वो सही बात है, दे प्रेफर टू बी इन द क्रॉनिक सेगमेंट। यस, करेक्ट। और फाइनली कमोडिटीज की बात तो पता है, वॉलेटाइल ग्लोबल प्राइसेस थी, इसलिए वहां पर बहुत पूरा, और हाई ऑपेक्स, उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत हाई थे कमोडिटी वाले सेगमेंट में, और इंटरनेशनली प्राइसेस तो आपको पता है कैसे हिल रहे थे, तो इसलिए उनका
नेगेटिव था। तो अभी इसमें कुछ सेक्टर को मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया, खाली टॉप 4 को यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या एक बैंकिंग, तो इसमें जस्ट अभी ऑलरेडी डिस्कस हो गया, उसको समराइज करते हैं कि PSUs आर द क्लियर विनर। प्राइवेट बैंक को स्लाइटली हायर ऑप कॉस्ट है डिस्पाइट द हेल्दी लोन ग्रोथ। ठीक है, ऑप कॉस्ट में मार्जिन निम प्रेशर ही कह रहे हैं। आईटी सर्विसेज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि रेवेन्यू ग्रो बट प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू दैट लेबर कोड। और ऑटो का हमने बताया कि ऑटो का स्ट्रॉन्गेस्ट रियल इकोनॉमी का सिग्नल है, जो जीएसटी का इंपैक्ट दिखा था इन टर्म्स ऑफ सेल्स, एक्चुअल यूनिट सेल्स इन कार एंड टू व्हीलर ने इनकी इनकम को बढ़ाया। तो ये हो गया अपना एनालिसिस। तो इसको अगले हफ्ते हम फाइनल जो नंबर आएगी छोटी मोटी कंपनियां की, उसका और एक बार उधर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं जो हॉट टॉपिक है, धुरंधर वाली बात। यस, एआई में क्या हुआ अचानक से, मतलब ट्यूसडे से हुआ सर। मैं बताता हूँ, बट ऑफ कोर्स आपने कुछ दिन पहले मिस्टर सर्वेंद्र का शो किया, तो टेक्निकल तौर पे उन्होंने आईटी का क्या करना पता होगा। मैं फंडामेंटल तौर पे इस चीज को टैकल करता हूँ, और जिसका है एआई ही मेन। बट फर्स्ट हेडलाइन बढ़िया है, ये एआई इफेक्ट इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, राइट? क्योंकि ये जो लेटेस्ट, देखिए अभी एक मिनट पॉज कर रहे हैं, तो आपको पता है ना मेरा व्यू आईटी के ऊपर बुलिश रही है, और ये एआई के थ्रेट के कारण ही एआई आईटी के ऊपर प्रेशर आया था। और मेरा मानना था कि अल्टीमेटली इंडियन कंपनीज अपने स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कैश फ्लो है उनके पास, ये एआई के जर्नी में कुछ ना कुछ करके दे विल कम फॉरवर्ड, क्योंकि कैश है, एक्विजिशंस करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। और वही बात हो रहा था, टीसीएस ने बहुत बड़ा एक टाई अप और एआई का इन्वेस्टमेंट दिया, कोफोर्स ने भी एक एआई कंपनी को खरीदा, तो उस हिसाब से चल रही थी। मगर ये जो हुआ, ये पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड को अफेक्ट किया, ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं। अब तक की जो इंडिया की अंडर परफॉर्मेंस, नैस्डैक सुपर परफॉर्मेंस दे रहा था, खाली इंडियन आईटी नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रही थी, राइट? देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल आईटी एंड डोमेस्टिक आईटी। इस बार ये पूरे वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर को धक्का लगा। क्या है ये एंथ्रोपिक वाला सब? आजकल ये देखिए, सबको पता है, क्लाउड के बारे में पूछो, अभी कोई भी चमड़ा भी देखो आपको बताएगा कि क्या है एंथ्रोपी। मगर क्या है इसमें कि जो इसका इम्पैक्ट है कि, और इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, आपने वो रजनीकांत का पिक्चर है क्या है, जिसका नाम है रोबो, ठीक है? जो पहला रोबो, दूसरा रोबो में अक्षय कुमार थे, वो नहीं, पहला वाला जो रोबो था, दूसरा था 2.0, राइट? पहला था रोबो, उसमें एक सीन है जहाँ पे वो जो रोबोट है उसका नाम चित्ती है तमिल में, हिंदी में पता नहीं क्या नाम दिया था उसको, तो हिंदी में भी रिलीज हुई थी वो ऑफ कोर्स। तो उसमें एक सीन है जहाँ पर उसको एक टेलीफोन डायरेक्टरी देते हैं उस रोबोट को, और वो ऐसे फ्लिप करता है पेज को, और 30 सेकंड में वो पूरा टेलीफोन डायरेक्टरी को मेमोराइज करके नंबर नाम सब बताता था। तो समझिए आपकी एआई ऐसी चीज है कि ये एंथ्रोपिक क्या, ये क्लाउड, वो पूरे लीगल का जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपने कहीं भी लॉयर का कमना देखा होगा, तो फ्रॉम बेसमेंट टू टॉप बुक से भरे होते हैं। और आप अभी क्वालिफाइड लॉयर आप भी होने वाले हो, एग्जाम लिख दिया आपने। हो गया हूं मैं सर। तो क्या बोल रहा है कि वो पूरा उसको एकदम से स्टडी करके आपको जो ओपिनियन चाहिए फॉर अगेंस्ट लगा के डल दवा देगी। अब ये सोचिए कि अभी ये क्या नई बात है, एआई को इतने दिन क्यों लगे? नहीं, बात क्या है पता है, ये पहले ही था, मगर क्या था कि इसको क्लाउड में जाकर स्टोर करके उधर से एक्सट्रैक्ट करके कर रही थी ओपन एआई वाली ऐसी चीजें। तो अब जाएंगे तो क्लाउड का आपको भयंकर कॉस्ट है ना, चाहे वो AWS की क्लाउड हो या गूगल की क्लाउड हो, वो हाई चार्ज करते हैं, तो उतना सेविंग्स उसमें नहीं है जितना था। बट ये एंथ्रोपिक ने क्या किया, इस क्लाउड कोवर्क को उन्होंने आपके कंप्यूटर में बसा दिया, राइट? और ये अगर हो गया तो समझे फिर क्लाउड वर्ड छोड़ दिया, आपके लैपटॉप में डाल दिया, तो कंपनी जो यूजर कंपनी है उसको क्या चाहिए, उधर तक करा देखिए। तो ये डर जो इसने पैदा कर डाला था, और बात क्या है, रिएक्शन ये नहीं था कि इन्होंने ये कर दिया, रिएक्शन था ये इसलिए कि उसने क्या नहीं किया, पता है क्या नहीं किया? उन्होंने किया है, अब तक ये खाली एप्पल मैकबुक में कर सकते हैं, विंडोज में नहीं किया, विंडोज पीसी का अभी आया नहीं।
तो मार्केट का रिएक्शन था, अरे मैकबुक का तो मार्केट शेयर एक कम ही है क्योंकि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो नीरज जी जैसे दिग्गज लोग यूज करते हैं, राइट। मगर जो विंडोज पीसी है उसका तो 90% मार्केट शेयर होगा। अगर वो ट्रांजिशन हो गया फ्यूचर में तो इसका इम्पैक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह हम, इसलिए इसको कहते हैं सैस्कोकैलिप्स। एपोकैलिप्स है फाइनल वर्ल्ड का एंड, द एंड। और ये सैस क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट। तो इसी को इस वक्त सैस्कोकैलिप्स, यानी ये आ गया। अगर वो नेक्स्ट स्टेप ले लिया उन्होंने, इधर एंथ्रोपिक और उनके कॉम्पिटिटर ने, कि विंडोज के पीसी में भी मैं बसा दूंगा, तो कंपनियां सोचेंगी तो मेरा क्या है, मैं अपने आप से ये कर लूंगा, मेरे को आउट सॉफ्टवेयर सर्विस की जरूरत क्या है। तो इसीलिए ये वर्कप्लेस रिप्लेसमेंट की तरह आज ट्रीट किया जा रहा है, जो ब्रेड एंड बटर ऑफ आईटी फर्म है। और इसका पोटेंशियल 30 to 40% रेवेन्यू का डिफ्लेशन, टॉप लाइन पोटेंशियल। तो ये सब इसके एट दिस स्टेज ये खाली एक एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर है, राइट। अभी तक इसका कोई बड़ा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, किसी ने, बड़े कंपनी ने नहीं कहा कि मैं नहीं यूज करूं, बट मार्केट ऑलवेज एंटिसिपेट द फ्यूचर। तो ये फ्यूचर थ्रेट को, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये वर्ल्ड वाइड की बात है, ओके। और ये खाली ये बात नहीं थी, एक और कंपनी थी जिसके बारे में उतना पब्लिक का नॉलेज नहीं है, वो जिसका भी भयंकर इंपैक्ट था, जिसका एआई कंपनी का नाम है पालंटीर। ये खतरनाक कंपनी है, बात क्या, ये बात है एसएपी। सैप, सैप क्या होता है? एंड टू एंड कंप्लीट कंपनी के ऑपरेशंस का कंप्यूटराइजेशन, परचेज से लेकर अल्टीमेट प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग के तरफ उस जो प्रोसेस होता है। और वर्ल्ड में करीबन समझिए 80% आपको सैप की तरह सैप है, और सैप के कॉम्पिटिटर मान लीजिए तो 100% समझिए। तो वहां पर उसने क्या क्लेम किया है, उसने, इट्स अ क्लेम, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, क्लेम किया है कि मेरा प्लेटफॉर्म जो इनका साल भर लगते थे, मेरा तो हफ्ते में मैं कर दूंगा। करेक्ट। तो ये डायरेक्टली वो लुक्रेटिव मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन डील जो आईटी में अपना रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए है, कैसे कहती है कि अगले क्वार्टर का और अगले साल का ऐसी अर्निंग्स रहेगी, वो इसी के बेसिस पर कि मैंने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो उसको खत्म करने में मेरे को 3 साल लगेगा, वो 3 साल का विजिबिलिटी है। अब ये अगर सच निकला एंड इंप्लीमेंटेशन में आ गई, तो ये भी एक पोटेंशियल डर आ गई। अगेन ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, एक्सेंचर से लेकर कॉग्निजेंट से लेकर सब लोग में करते हैं, तो इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक। तो ये 2 शॉक थी। अब अगले स्लाइड में आइए कि इंडिया स्पेसिफिक क्या। तो पहली चीज है, इसमें इंडिया स्पेसिफिक लिख रहा हूं, मगर समझिए पहली ही लाइन में मैंने क्या लिखा, जनवरी में $18 बिलियन FIS ने वर्ल्ड वाइड आईटी से निकाला है। करेक्ट सर। लास्ट ईयर फुल इंडिया का 18 बिलियन नेगेटिव था। ये 1 महीने में उन्होंने आईटी इंडस्ट्री से ये पैसा निकाला है। यस। तो उसका ही इफेक्ट इंडिया में दिखा कि उन्होंने 7,000 करोड़ जो बेचा फ्राइडे को, उसका एक राउंडिंग ऑफ एरर है इंडिया के ऊपर, राइट। अब इंडिया फोकस क्या हुआ यहां पर आईटी के बारे में, डिमांड रिकवर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि डिमांड रिकवर में क्या था कि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी करती है तो ऑटोमेटिकली आईटी का सर्विस का डिमांड भी बढ़ेगा, तो ध्यान उसके ऊपर था। और इतने दिनों से जो इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी का एक स्लो डाउन दिख रहा था कुछ महीनों पहले तक, वो आईटी के ऊपर उसका इंपैक्ट दिख रहा था, वो एक कारण था आईटी का कोई नेगेटिव इंपैक्ट के ऊपर। अगर लेटेस्ट अब देखें तो डेटा, लेबर का डेटा देखें तो यूएस की एम्प्लॉयमेंट, यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है, तो दैट शुड हैव बीन अ डिमांड रिकवरी स्टोरी, जो आईटी को, इसलिए 3-6 महीने में आपको आईटी थोड़ी पॉजिटिव दिखी, क्योंकि उधर की एक रुझान पॉजिटिव बदल रही थी। मगर अब सिचुएशन बदल गया, अब अरे बिजनेस मॉडल का सर्वाइवर का सवाल उठ गया। डिमांड की बात छोड़ो, क्या आपकी मॉडल सर्वाइव होगी, क्योंकि अब क्या होगा, हेडकाउंट बेस्ड बिलिंग से इंडस्ट्री को आउटकम बेस्ड प्राइसिंग पे जाना होगा प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि
कस्टमर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एआई को इस्तेमाल करेंगे अपने सर्विसेज में, तो मुझे आप उसमें इतने हेडकाउंट लगेंगे, उसका हेडकाउंट का जाके मुझे पिच मत कीजिए। आप एआई यूज करो, हेडकाउंट यूज करो, मुझे खत्म करके जो रिजल्ट दोगे उसके ऊपर मैं आपको प्राइसिंग दूंगा। वो मॉडल शिफ्टिंग में नेचुरली इसका इंपैक्ट देखेंगे, तो उसका एम्प्लॉयमेंट के वो होगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो बात अलग है। आज हम, क्योंकि वो इंडियन आईटी एम्प्लॉइज, इसलिए टीसीएस ने 12,000 जो ले ऑफ किया वो इसका एक हिंट था क्योंकि टाइम एंड मटेरियल मॉडल अब खत्म हो जाएगा। यस, और इसीलिए देखिए फ्राइडे को 7,000 करोड़ सिंगल सेशन में एफआईएस ने बेचा, और मेरा मानना है कि ये ज्यादातर आईटी का बिकवाली, ये एब्सोल्युटली राइट। तो अब आते हैं तो क्या हुआ है इसके कारण, ये जो करेक्शन आपने बताया उसमें क्या हुआ है कि आज करंट पीई जो है 23 तक गिर गया और 10 ईयर एवरेज के आसपास आ गया, यानी अभी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल बन गई है कि खाली 1.7% का गैप है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि आईटी क्या वैल्यूएशन, अभी वैल्यूएशन इतनी दिन से खुद ही महंगी थी, वो बात हट गई। ओके, तो ये एक पॉजिटिव है ये गिरावट का। ओके, सेकंड, अगला स्लाइड में जाएंगे तो आप देखेंगे तो यही ट्रेलिंग पीई का मार्केट फॉरवर्ड पीई देखती है। 21.5 स्लाइड में था वो भी ट्रेलिंग था क्योंकि 10 साल की बात थी, मगर आज फॉरवर्ड पीई का एस्टिमेट है 21.5। तो डेफिनेटली वो एक रीजनेबल फॉरवर्ड पीई आप ले सकते हैं, राइट। सो दैट्स नंबर 1। तो ये गिरावट के कारण आज आईटी में क्या हुआ है, वैल्यूएशन की थोड़ी रीजनेबल बन गई है, नंबर 1। नंबर 2, डिविडेंड यील्ड ऑफ द आईटी इंडेक्स 3.24%। तो क्या हो गया है यहां पर, और इसीलिए अगर आप जाएंगे अगले स्लाइड में, कि ये वापस मैं क्यों डाल रहा हूं, कि जिस दिन एफआईएस ने 7,000 करोड़ बेचा था, दाम आईटी शेयरों के दाम के गिरने के बाद डीआईआईएस ने उसको खरीदा 5,000 करोड़। देखा, हफ्ते भर में उतना खरीदारी नहीं किया, लास्ट डे को उन्होंने क्यों खरीदा। अरे अब तक हम सोच रहे कि किसने बेचा, अरे भैया 5,000 करोड़ क्या खरीदा। इसीलिए उस दिन अगर आप वापस स्लाइड पे जाओगे, 1 मिनट पहले वाला स्लाइड में, इसको मन में रखते हुए मैं दिखाना चाहता हूं आपको, थोड़ा जाइए, और वेरी फर्स्ट स्लाइड, विच वन सर, वेरी फर्स्ट स्लाइड, जाइए। इसके पहले वो जो इंडेक्स का परफॉर्मेंस, हाँ इसमें रही है। मार्केट वीक में निफ्टी आईटी कितना गिरा, 8%। हाँ, अब उस दिन की बात स्लाइड के ऊपर आई है, एक मिनट, ये है आईटी वाला। हाँ, एक दिन में खाली 1.4% गिरा भैया। क्यों? क्योंकि डीआईएस ने बाइंग किया है, वो 5,000 करोड़ जो उन्हें खरीदा। दाम की गिरावट प्रीवियस डे ही गिरा था 5% ऑफ आईटी इंडेक्स, यस करेक्ट। तो फ्राइडे को उतना नहीं गिरा, एक्चुअली आईटी वाज नॉट द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑन दैट डे। एग्जैक्टली, ये यहाँ पे दर्शकों को बता दूंगी, आईटी का वर्स्ट परफॉर्मेंस था थर्सडे को, yes. और फ्राइडे को मार्केट का वर्स्ट परफॉर्मेंस था। तो हमको लगा कि आईटी भी बहुत बुरी तरह गिर रहा चाहिए, लेकिन आईटी फ्राइडे को उतना नहीं गिरा जितना वो थर्सडे को गिरा था। तो इसका मतलब सामने खड़े होकर किसी ने खरीदा, और वो थे हमारे डीआईआई वाले। yes. तो क्या कह रहा हूं कि ये बदलाव आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये भयंकर गिरावट ने क्या किया, आपको एक आईटी को एक रीजनेबल वैल्यूएशन जोन में लाया, एक डिविडेंड यील्ड यानी एक वैल्यू फंड, या ऐसे जो करते हैं कि डिविडेंड यील्ड के लिए जो करते हैं, स्पेशली कौन है पता आपको, किसको चाहिए डिविडेंड यील्ड? पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड्स, यूनिवर्सिटीज के फंड। यस, ये लोगों। तो क्या हो रहा है कि आईटी अब उस जोन में आ गई कि जो कहते हैं ना, एक डिविडेंड कंसिस्टेंट, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो जिनका सोच होता है कि मुझे चाहिए, ये हमारी म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
म्यूचुअल फंड तो 3 से 50 साल में कर वो भी थोड़ी उनमें क्या होगा शायद, मगर जो लॉन्ग टर्म पैसा है उनको आईटी एक स्टेबल सेक्टर है, अभी उसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, कल दाम में कुछ भी हो डिविडेंड तो मिलेगा, और ये सब आईटीओ कंपनी के पास कैश तो भरकर पड़ा है, तो जरूर वो डिविडेंड तो मेंटेन करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये, और बात क्या है कि भले ही आईटी ने गाइडेंस में भी अच्छा नहीं किया, मगर क्या है कि अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल निवेशक, और मेरा मानना है कि अगले हफ्ते से इवन फॉरेन पेंशन फंड्स जो जिनको एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक चाहिए वो यहां पर खरीदारी करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगले हफ्ते इतना खराब आईटी का नहीं होगा, एक ग्रेजुअल बाइंग की शुरुआत आप देख सकते हैं। ओके, क्योंकि ज्यादातर बैड न्यूज प्राइस में आ गया। ओके, अब एक बात मैं आपको करना चाह रहा हूं, जरा आप एंड में जाइए वापस, एंड करने में, बिकॉज मैंने डेलिबरेटली उसका स्लाइड नहीं डाला, बिकॉज अगर मुझे वो डालना पड़ता तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करना पड़ता, इसलिए मैं उसको स्लाइड में नहीं डाला। ओके, आप लास्ट में, एकदम लास्ट में आ जाइए, जो वैल्यूएशन वाली स्लाइड है आईटी का। हाँ, तो इसमें एक चीज है कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज 18-19 पे है, मिड कैप आईटी कंपनीज अभी भी 35-40 पे। राइट, अभी भी आफ्टर द करेक्शन, करेक्ट। तो क्या है कि यहां पर एक लार्ज कैप आईटी का और भी वैल्यू जोन में आ गया है, राइट। तो अभी भी, तो मेरा मानना है कि जो है पेंशन फंड्स और ये जो खरीदारी वो लार्ज कैप में, क्योंकि उनका डिविडेंड यील्ड इससे भी बेहतर है, इससे भी ज्यादा होगा, करेक्ट, क्योंकि ये एवरेज है ना, ये तो एवरेज है। हाँ, तो बहुत फर्क है बिटवीन लार्ज कैप और मिड कैप इन द वैल्यूएशन। तो इसीलिए बाइंग जो शुरू होगी वो होगी लार्ज कैप में, और क्योंकि मार्केट के हिसाब से ये भी होगा कि उनके पास कैश बैलेंस है, वो जाके बड़ा एक एआई का एक्विजिशन भी कर सकती है, तो वो एक होप भी होता है। तो मेरे ख्याल में रिकवरी आपको ज्यादा, और अगर और भी सेलिंग होती है आईटी में, वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी में होगी, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस अभी भी बहुत भयंकर दिख रहे हैं, और वहां पर भी एआई का इंपैक्ट जरूर होगा। तो सेकेंड बात है कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाके निफ्टी आईटी इंडेक्स को मत खरीदिए, स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा, आप लार्ज कैप को खरीदिए एट दिस स्टेज। अगर आप एग्रेसिव मेंटालिटी के हो, ऑब्वियसली आप कंजर्वेटिव और मॉडरेट हो, तो इसमें और भी गिरावट आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, और भी गिरावट आ सकती है, मगर अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो मैं कहूंगा क्या लार्ज कैप आईटी को एक स्टैगर्ड तरीके से, और लार्ज कैप के अंदर आप डाइवर्सिफाई कीजिए, एक या दो स्टॉक को मत चुनिए, बिकॉज कौन सा लार्ज कैप कंपनी जाके वो एक्विजिशन अग्रेसिवली करने वाला है, ये वो, राइट, वी शुड नॉट सेपरेट आउट। बट लार्ज कैप टॉप 100 कंपनी में बहुत सारे आईटी कंपनी है, बहुत है। तो डाइवर्सिफाई कीजिए, पूरे पैक में आप खरीदारी कीजिए, प्रोपोर्शन आपको इक्वल भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा आईटी से रिलेटेड। आईटी में मुझे, मेरे मन में दो प्रश्न आ रहे हैं जो एक ही से जुड़े हुए। एक है कि इसमें वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ते हैं, लार्ज कैप स्पेशली बहुत सस्ते हैं, मिड कैप थोड़ा महंगे हैं, तो करेक्शन और भी आ सकता है। तो एक तो हो गया कि वैल्यूएशन को देखते हुए कि स्ट्रेटेजिक बाइंग आप कह सकते हैं यहाँ पे होगी। दूसरा एक ये कि अगर इनके बिजनेस मॉडल में ही क्वेश्चन मार्क लग गया, जो कि आगे जाते हुए दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर वो अपनी मानसिकता किस तरह से बनाए? देखिए, मैं कहता हूं कि जो बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द प्राइस कहते हैं ना, करेक्ट। तो आज क्या हुआ है कि रिवर्स हो रहा है, आज सेल ऑन द रूमर बाय ऑन द रियलिटी, करेक्ट। क्यों मैं कह रहा हूं कि आज ये डरावट है, और ये सोच के कि ये आईटी कंपनी को ये पता नहीं था,
और ये चुप बैठेंगी, कुछ नहीं करेगी, ये बहुत गलत है। वो लोग भी डायनामिक है, और कितने उन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, Y2K से लेकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर, .com बूम को लेकर, सब तरह की उन्होंने मुसीबत को झेल कर आगे बढ़े हैं ना। करेक्ट। तो क्या है कि एक खबर की जरूरत है कि एक भी दिग्गज कंपनी ने जाके एक बहुत बड़ा AI कंपनी को खरीद लिया तो पूरा सेक्टर का रुझान बदल देगा। ठीक है, क्योंकि आज क्या किया है, TCS ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश किया AI का पार्टनरशिप में, राइट। वो ठीक है, वो कुछ साल लगे, वो क्या है अपने IT कंसल्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, मगर ये जो उनका जो एक, कि मैं क्या कह रहा हूं कि अग्रेसिवली उनको अपने AI रेडीनेस, और बात यह है कि और बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये ओवरडन है AI का डर इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द IT इमीडिएटली। तो बिजनेस मॉडल जरूर बदलेगी, मगर कौन करेगा वो बिजनेस? करेक्ट, IT कंपनीज ही करेंगे। तो एक इंट्रा IT सेक्टर में कंसोलिडेशन आ सकता है, और एक दूसरा AI में जाके वो खरीदारी कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है इसमें कि इंडिया की जो US के साथ ट्रेड डील हुआ है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट है IT को, जो नॉर्मली ट्रेड में आप कहेंगे कि IT का नहीं है। तो क्या हुआ है कि जो डेटा सेंटर आने वाले हैं ना, जो गवर्नमेंट ने उसको 2047 तक राहत दे दिया, ये उसका एक्सक्यूशन ये IT कंपनी को ही आएगी। ओके, तो बहुत सारे ऐसे चीज है। तो मैं कहता हूं कि ऑब्वियसली मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर को ही ये सलाह दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये डर इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, ये एक भयंकर चीज है। और जब दिग्गज लोग बेच रहे हैं, राइट, मगर मेरा मानना है कि ये मार्केट ऑलवेज ऐसी खबर पे ओवर रिएक्ट करता है, फिर सेटल होता है, राइट। और मैंने देखा, आप भी वेरीफाई कीजिए कि इन्फोसिस, विप्रो और उनके ADR में भयंकर प्राइस रिकवरी हुआ है कल रात को, आप देख लीजिए। तो शायद वो एक इंडिकेटर है कि वो करेक्शन ओवरडन था, और थोड़ा बहुत FIS का ही FIS मैंने कौन, लॉन्ग टर्म पेंशन फंड जो डिविडेंड देते हैं से, वो जो होते हैं, शायद वहां पे खरीदारी हो चुकी है। मैं एक दिन की बात से मैं नहीं ले रहा हूं, मगर कह रहा हूं कि जो इतना एक नेगेटिव न्यूज लेके एज इफ इट इज द डेथ ऑफ द IT इंडस्ट्री की तरह बिहेव कर रहा है मार्केट, ऐसी भयंकर करेक्शन से, असलियत उतना खराब नहीं हो सकता है। और उसमें एडेप्टेशन और ये टू सर्वाइव दे हैव टू डू, ये चॉइस ही नहीं है। तो करेंगे, मे भी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, जब तक ये बड़ी खबर नहीं आती है थोड़ी हलचल रहेगी। मगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ऐसे ही मौका आपको चाहिए ना, कि एक लॉजिक जो बन रहा है, मैं बता रहा हूं कि इससे और कितना गिरावट हो सकता है। बड़े दिग्गज का 18-19 पे है P, और 1 ईयर फॉरवर्ड का निकालें तो और भी 17 के करीब होगा। 17 के करीब होगा। कब मिला था IT आपको? प्री कोविड में कभी मिला था इस वैल्यूएशन पे ना? तो मेरा मानना है कि अग्रेसिव मेंटाली होना चाहिए, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे रिस्की बेट है। ओके, अगर अग्रेसिव हो तो ये मौका है आपको आपका रिस्क एपिटाइट को दिखाने का, कि ताकि मैं खरीदूं, राइट। बट अब मॉडरेट कंजर्वेटिव हो तो थोड़ी क्लैरिटी के लिए आप वेट कर सकते हैं। इट्स बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट, तो ये आपको जज करना होगा, राइट, इन दैट सिचुएशन। तो वही मेरा कहना है इन टर्म्स ऑफ द IT। सो बट नो डाउट बिजनेस मॉडल्स हैव टू चेंज, इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस मॉडल चेंज करके क्या होगा, देखिए वही मैं कह रहा हूं, ब्रॉडर इकोनॉमी का इंपैक्ट देखना होगा, क्योंकि IT का जॉब अभी उतना आसान नहीं होगा मिलना अपने युवाओं को, बिकॉज ये लोग कंपनी अभी वो एक पर्सन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल से उन्हें धीरे धीरे बदलना होगा। तो डेफिनेटली उन्होंने उसमें हायरिंग स्लो करेंगे, मगर AI कंसल्टिंग के लिए जो उनको करना है उसके लिए उनको हायरिंग करना होगा। तो जो लोग उसमें अपने आप को ट्रेन करके कोर्सेस उसमें करते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है। मगर ट्रेडिशनली जो भी है वो डेफिनेटली, तो वन इज दैट। सेकेंड इज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में भी एक एट्रिशन होगा इसके कारण,
क्योंकि लाइक टीसीएस ने ले ऑफ किया 12,000 लोगों को, वैसा होगा। तो ये लोग को और नौकरी कहाँ पे मिलेगी? एक ऑप्शन उनको है, जीसीसी इसका जो एक बड़ा होने वाला है, उनको बहुत जरूरत है, थोड़ी बहुत उधर सेटिस्फाई होगी, बट मे बी दे हैव टू टेक अ सैलरी कट। जीसीसी का कॉस्ट बेस ऑपरेशन है, वो कितना सैलरी देगी, इतना आईटी बिलिंग के कारण वो दे रहे थे, वो भी शायद नहीं होगा, बट दे विल गेट सम जॉब इन द जीसीसी रिलेटेड फील्ड में। मगर सो दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द हायरिंग एंड ऑल ऑफ दैट इशू। सो ये भी मन में रखना है कि इसका एक स्पिलओवर इम्पैक्ट भी आएगा इन टर्म्स ऑफ दैट। मगर ये आईटी कंपनीज अल्टीमेटली अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वर्कफोर्स को रिड्यूस करेंगे। सो इसलिए मैं कह रहा हूं एज अ कंपनी उनकी हालत उतनी खराब नहीं होगी जितनी उनके एम्प्लॉयज की होगी। ये एकदम बेटर ट्रूथ है, इसको मानना पड़ेगा। ट्रूथ है। तो मगर मेरे ख्याल में तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, तो कंपनी जो भी जरूरतें हैं वो उसके हिसाब से कर देगी अपनी बात। तो मैं वही कह रहा हूं कि अभी ये डेफिनेटली एक टू समराइज ये एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को चेंज करना होगा। सेकंड, एआई रेडीनेस में इनको दिखाना होगा, एक डेमोन्स्ट्रेबली दिखाना होगा इनको कि हम चेंज कर रहे हैं, एआई में हम करेंगे। और तीसरी बात है कि उनकी जो कैश है उनको अभी बोनस शेयर इशू करके उस कैश को वापस नहीं देना है, उस कैश का सही इस्तेमाल करना है, आइदर इन्वेस्टमेंट इन एआई या बाइंग एन एआई कंपनी, क्योंकि दे हैव टू फास्ट ट्रैक दैट। और ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करना है, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री, एक रीजन जो एफआईएस इंडिया में सेल कर रहे थे कि इंडिया इज परसीव्ड टू बी नॉट एआई रेडी, फॉरगेट अबाउट आईटी, इंडिया एज अ देश हमें कह रहे हैं कि ये हेज है, बिकॉज एफआई का पैसा सब जा रहा है ताइवान, कोरिया, चाइना और अमेरिका, जहां पे वो एआई रेडी है और एआई में बहुत तेजी से। आपने देखा होगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये एप्पल, ये सब मिलाकर $650 बिलियन एआई कैपेक्स में निवेश कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा हूँ कि, और हमारा क्या है, टॉप मोस्ट कंपनी रिलायंस है, उसका है $200 बिलियन। तो वो 3 गुना हमारे लार्जेस्ट मार्केट कैप को निवेश ही कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स, एआई कैपेक्स। तो क्या बात है कि ये इंडिया का ही एक क्या कहते हैं, एक परसेप्शन बना है कि हम बिल्कुल एआई के जर्नी में पीछे रह गए हैं। और इस बजट में कुछ आई थी, डावोस में भी हमारे आईटी मिनिस्टर ने कुछ बात की कि हम बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो डेटा सेंटर की बात, ये सब बदल रहे हैं हम। मगर जैसे मैंने कहा, इसका हीट आईटी के ऊपर है और इंडस्ट्री को, स्पेशली दिग्गज कंपनियों को, किसी एक या दो को दिखाना है डेमोन्स्ट्रेबली कि हम एआई के लिए जो नया वर्ल्ड है एआई का, उसके लिए हम तैयार हैं और इस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। क्या कि अफसोस की बात है कि ये सब बहुत एक राउंडिंग ऑफ की तरह एआई के इवन अर्निंग्स गाइडेंस भी देखे इस क्वार्टरली में, वो किसी ने भी भयंकर एक एआई ही मेरा फ्यूचर है, मैं अपना बिजनेस मॉडल को बड़ा नहीं, उसने क्या, सब लोग नहीं ये मैनेज करेंगे और एआई में थोड़ा थोड़ा करेंगे। अरे ये थोड़ी थोड़ी बात नहीं होगी सर। मैं आपको बताऊं, बजाज फाइनेंस की कॉन कॉल सुनिए आप, उन्होंने एक बात कही है कि हम कितने करोड़ कॉल को कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। अभी भी सरकार के लेवल पे, कंपनियों के लेवल पे डिनायल मोड में है। इनको लगता है कि एआई कुछ नहीं है। इनको तो आप ये सोचिए, एनवीडिया की रिपोर्ट में कई एनालिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो अगले 3-4 साल के अंदर $10 ट्रिलियन की कंपनी बन जाएगी। $10 ट्रिलियन कितना होता है आप सोच के देखिए। हमारे यहाँ अभी ना सरकार उस तरह की है, ना तो कंपनियां सोच रही हैं, अभी भी डिस्कशन नहीं हो रहे हैं। और जिसको ना कि एकदम वॉर फुटिंग पे आपको जाना पड़ेगा एआई में, वो नहीं कर। हम तो करें 50,000 करोड़ रुपए अगर टीसीएस की बुक में पड़ा हुआ, तो उससे आप एनवीडिया के शेयर ही खरीद लेते बहुत पहले, तो उससे बहुत पैसे बना लेते आप। नहीं, मगर इसका रियल कारण क्या है बताऊं मैं, और इसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि अमेरिका को अपना पर कैपिटा इनकम $90,000 है, ठीक है। तो उनकी लेबर कॉस्ट भयंकर है, 30 मैन्युफैक्चरिंग में $30 पर आवर है, हमारा $1.5 पर आवर है, ठीक है। तो ये उनको एआई की जरूरत थी, बिकॉज लेबर कॉस्ट इतना हाई होने के कारण जो भी काम में उनको एआई में निवेश करना था। अमेरिका की बात है। चाइना की बात क्या है, पॉपुलेशन इंडिया की तरह है मगर बुजुर्ग है पॉपुलेशन, और वर्किंग फोर्स जो है वो डिक्लाइन हो रही है।
तो चाइना ने बहुत साल पहले सोचा कि कैसे हम उसको काउंटर करें, बिकॉज ये उनका भी जो पर कैपिटा इनकम $13,000 के करीब है, 3,000 है, और $13,000 है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $4.25 पर आवर है, ठीक है। तो उन्होंने भी देखा कि आने वाले दिन में मेरी तो एक एम्प्लॉय का, वर्किंग एम्प्लॉयज की गिनती कम हो रही है, सेकंड पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी हमारा महंगा हो रहा है। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया अपने को, तो एआई का उन्होंने बहुत आगे के सोच कर, इसलिए उन्होंने रेयर अर्थ का कब्जा कर लिया वर्ल्ड वाइड, उन्होंने मेटल्स का कब्जा कर लिया वर्ल्ड वाइड, क्योंकि उनको पता था कि ये एआई में ही हमें कॉम्पिटिटिव रहना है। तो इन दोनों ने भयंकर निवेश एआई में किया, बट हम नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे लिए एआई एक डेंजर था कि एज इट इज हमें नौकरियां दिलवानी है। अगर हर एक एआई का इनोवेशन 100 नौकरियां निकाल सकता है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल सुसाइड होगा कि अगर आप उसको प्रमोट करेंगे, रोबोटिक्स को प्रमोट करेंगे कि बोला एक रोबोट 10 लोगों का स्वीपिंग का काम कर सकती है बिल्डिंग में, और उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो इमेजिन सिचुएशन का गवर्नमेंट का, वो बोले कि इतनी नौकरियां उन्होंने निकाल दिया। तो ये हमारे लिए, हमारी जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन और यूथ ऑफ द पॉपुलेशन के कारण हम एआई पे जबरदस्त दाव नहीं लगा पाए, बिकॉज इट इज एन एंटी एम्प्लॉयमेंट मूव एआई, वो एक कंपल्शन थी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि उसके पास चॉइस नहीं था हमारे पास, इसलिए जब नेसेसिटी होती है दैट इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। अमेरिका को और चीन को उनके डिक्लाइनिंग लेबर फोर्स, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर के कारण एआई में दाव लगाना पड़ा, और कोरिया और ताइवान ने ये अपॉर्चुनिटी को देखकर अपने आप को उसी पे फोकस करके बदल रहे हैं। मगर इंडिया अपनी युवा, अपनी उनको नौकरी देना है, इस चीज के और बैठ के बेटे कैसे नौकरी देंगे, कंस्ट्रक्शन की काम करो, रोड करो, वहां पे सबको नौकरियां मिलेगी, इस चीज के ऊपर हमारी ध्यान गई है, और इसलिए एआई के रेस में हम पीछे हैं। और ये भी इसको बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज आपको नौकरियां दिलवानी है, एट द सेम टाइम एआई आएगा तो नौकरी निकलेगी। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि एआई का काम बाहर वाले देश, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम में जाना है, बट एक्सपोर्ट भी हम कहां पे करते हैं, हाईली लेबर इंटेंसिव, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, ये सब हाई लेबर इंडस्ट्री है। मगर जब टेक्नोलॉजी उस हिसाब से हम बदलेंगे तब हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती है, और उसका हिसाब, और वो नए जॉब्स क्रिएट करने में एआई हेल्प कर सकता है। ये हमने थोड़ा आगे 3-4 साल 5 साल पहले सोचा होगा कि इस सेगमेंट में हम करते हैं जहां पर फॉरेन, जैसे कोरिया और ताइवान ने किया है, वहां पे ही हमारी गलती हुई है कि हमने यहाँ पे जो मुसीबत है उसके बारे में सोचा, जो पोटेंशियल है कि एआई के जरिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अब दे पाएंगे, ये उतनी एक फार साइटेड सोच करके हमने नहीं किया, वो हमारी गलती है। और उसका जैसे मैंने कहा, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की है कि मैं कैसे अगले इलेक्शन जीतूं, और जीतने के लिए इन्फ्लेशन को कम रखना है और नौकरी को प्रमोट करने की ख्वाब दिखाना है, बस ये फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं है, विजन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी यूजीसी में इन सब चीजों में आप पढ़े रहेंगे, और एआई कहाँ से कहाँ पहुंचे, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल थिंग। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे तो एआई का, हम अपना दरवाजा बंद कर ले तो एआई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स अ ग्लोबल थिंग, आपको करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो इसलिए अभी एक हो रही है दिल्ली में बहुत बड़ी एक समिट एआई वाली कर रही है, जिसमें एनवीडिया के सीईओ को आना था, लेकिन पता नहीं अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरा दूसरी टीम आएगी। करेक्ट। अब उनको ये समझ में आ रहा है यहाँ चलो इस पे कुछ कम से कम बात ही करें, बहुत एग्रेसिवली करना पड़ेगा सर इसमें। नॉट दैट, इट्स नॉट एज इफ वी डोंट हैव द टैलेंट। आपको पता होना चाहिए कि परप्लेक्सिटी जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट एआई है, वो एक चेन्नई बेस्ड इंजीनियर ने प्रमोट किया है भैया। एग्जैक्टली सर एनवीडिया के जितने बड़े इंजीनियर्स उसमें 4 में से 3 भारत के ही हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ, बट हमारे वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल ही नहीं है हमारे यहाँ। तो अलग टेंजेंट में डिस्कशन चलते रहते हैं ट्विटर पे, एआई पे बात नहीं होती, टेक्नोलॉजी पे। अभी गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, इन आईटी कंपनीज को भी करना पड़ेगा कि ये अभी जो मुसीबत सामने आई है उसको यू हैव टू टैकल इट ऑन अ वॉर फुटिंग। और वो बजट में शायद जो किया बहुत छोटा मोटा किया है,
इसको बहुत बड़ा करना था इस बजट में। शायद वो भी मैं कहूँगा बजट में भी एक कमी था कि आप एलोकेशन इसका और भी ज्यादा बढ़ाकर एक एक रिफॉर्म का माहौल, इस बजट को ही एआई वाला बजट का छापा अगर अब दे सकते थे। बड़ी बड़ी मैं तो सर ये अपील करूंगा, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक हफ्ते का एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाएं जिसमें सिर्फ एआई पे डिस्कशन होगा, तो हमको पता चलेगा कि हमारी सरकार की सोच क्या है। उसमें इंडस्ट्री लीडर को इनवाइट करें, उनकी सोच क्या है, एटलीस्ट हमको पता तो चले कि देश सोच क्या रहा है एआई के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में। कुछ मत करें, कोई अनाउंसमेंट नहीं करना, आप यू जस्ट डिस्कस। आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड, कि आपको क्या समझ में आता है, एआई क्या हो रहा है। ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि ये 1960 के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। और इसको अभी भी लोग मतलब अंडर प्ले करना, समझना तो छोड़ो, डिनायल मोड में है। उनको लगता है ये कुछ है ही नहीं, इसमें तो सब काम चल जाएगा मेरा। नहीं चलेगा काम सर। ये शो मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जो इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ एंड आई एम रनिंग एवरीथिंग। कॉमन सेंस से समझ में आता ना कि जब मैं चैनल में था इसी काम के लिए 6 लोग थे मेरे पास, अब 5 लोगों की नौकरी गई ना, तो इट्स अ रियलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड। और पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे सरकार वाले की, इसको करना पड़ेगा आपको। आप कह रहे हैं, मैं इतने मीडिया चैनल में आके कोई भी सेक्टर वो मुझसे पूछ रहे हैं मैं कैसे प्रिपेयर होता हूँ। अरे भैया एआई का कारण, और मैंने ही एआई में शुरुआत से चैट जीपीटी से किया, फिर मैं परप्लेक्सिटी पे आया, फिर परप्लेक्सिटी प्रो पे अपग्रेड किया, अब गूगल जेमिनी सबसे आगे बढ़ गई है, बेस्ट है। तो मेरे इस क्या अभी 2 साल हुए नहीं हुए अभी मैं रिटायर होकर, मेरे 4 एआई के सिस्टम बदले हैं, और मैं सिंगल हैंडेडली इतने सेक्टर, इतने इसका मैं कैसे आपको जवाब दे पा रहा हूँ, सब एआई की है। तो मैं नहीं तो मैं सोच रहा था रिटायर आने के बाद कि मैं कैसे मैं कितने अपने ओल्ड एम्प्लॉइज को लेके मैं कुछ ऑफिस सेटअप करूं, कुछ जरूरत नहीं पड़ी, मैं अकेला बंदा हूँ। तो आज कोई भी सेक्टर पे कुछ भी पूछे, मुझे पूछ रहे हैं लोग, टेक्सटाइल के जो हुआ था बांग्लादेश को जीरो, उसके ऊपर भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, एआई के ऊपर भी इसका इंटरव्यू हो रहा है, कोई भी सेक्टर, बट इट इज एट द टिप ऑफ माय फिंगर, बिकॉज मुझे एआई के कारण मेरे को कंप्लीट आज भी देखो मैंने जो आपने पूरे अर्निंग्स का जो ब्रेकअप है फलाना फलाना सब कहां से आया मुझे, एआई। अरे एक व्यक्ति इधर बैठ के जब आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ इतना कर सकते हैं, तो देश अगर इसको सही से करते हो कितना कर सकती है। हाँ। ये देखिए पिछले 4 दिनों में 4 धमाके हुए। पहला धमाका तो इसने किया एंट्रोपिक ने, कि हम लीगल डॉक्यूमेंट को पूरा कर देंगे। उसके बाद उसने कहा कि हम वेल्थ मैनेजमेंट को भी चेंज कर देंगे, उसमें सब नया एआई ले आए। फिर तीसरा धमाका एक नई कंपनी है एल्गोरिदम होल्डिंग्स, उसने कहा कि हम पूरे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर्स के लिए एंड टू एंड सैप का बाप बना दिया है। सो रियल एस्टेट और उसमें युवा तो एल्गोरिदम होल्डिंग्स ने हिला दिया, 20% गिरे उसके स्टॉक यूएस में, सारी लॉजिस्टिक कंपनीज के। सो फिर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी ले आए कि हम इंश्योरेंस के लिए भी एक प्रोडक्ट लेके आए जहां पे आप एक सिंगल क्लिक में पूरा कंपेयर करेंगे, उसमें एक्चुअरीज भी इन्वॉल्व है कि कैसे उसकी प्राइसिंग की गई। सो अब सोचिए कि एक आदमी बैठ के ये सारे काम 1-1 मिनट में कर रहा है, तो अगर हम उसमें पिछड़ जाएंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होगा। हमें लगता है कि इसमें सरकार, कंपनी, आम आदमी सबको बहुत तेजी से सोचना पड़ेगा। और ये बता रहे आप वेल्थ मैनेजमेंट की, यहाँ पे देखा होगा ना जियो ने क्या अनाउंस किया है, वेल्थ मैनेजमेंट 350 रुपए में दे आर ऑफरिंग वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन। यस 350 रुपए में वेल्थ मैनेजमेंट। जियो के वेल्थ मैनेजर्स और एएमसी के जो फंड मैनेजर्स वो यूएस में है, वो यहाँ रहते भी नहीं इंडिया में। जरूरत भी नहीं है ना, जरूरत नहीं है, तो वही मैं प्लेटफॉर्म है ना। एग्जैक्टली, फिजिकली कोई जरूरत नहीं है आपकी। अब देखो वहां से फंड मैनेज हो रहा है आराम से, तो क्या जरूरत है आपको। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सर। नेक्स्ट 3-4 इयर्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्फिडेंस हमें रखना चाहिए कि हमारी कंपनियां भी स्ट्रांग है। तो क्या है कि ये एक शॉक इफेक्ट है, समटाइम्स एक शॉक की जरूरत होती है जागने को, राइट, जागने को लिए, राइट। तो वो पिक्चर में था ना अपना जो ऑस्कर के लिए गया था, लापता लेडीज, उसमें वो बुरा बैठता है उसको, जागते रहो जो जागते रहो। तो अभी देश इससे जागेगा तो आगे हम बहुत जबरदस्ती से बढ़ सकते हैं, मगर जागना होगा।
वही है, और ये शॉक ट्रीटमेंट की तरह हमें लेना पड़ेगा। यस, करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसे होता है। तो नेट समरी है कि अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आप आईटी में बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं लगता एग्रेसिव है तो आप थोड़ा वेट करिए, लेट्स थिंक सेटल फर्स्ट। और अर्निंग सीजन वाज गुड एक्चुअली। तो देखते हैं कि अब Q4 अर्निंग हमारी और कैसे पैन आउट होती, क्योंकि अच्छी सारी चीजें तो पे आउट हो गई सर। करेक्ट, तो होपफुली ठीक रहना चाहिए। अब कुछ इवेंट बाकी नहीं है, हो हाँ गया अभी सब, कोई बजट हो गया, ये हो गया, ट्रेड डील हो गया, सब हो गया। अब हाँ खाली नंबर्स नंबर्स और नंबर्स, अर्निंग्स अर्निंग्स और अर्निंग्स, यही डिसाइड करेगी आगे वाली चाल। हाँ। और मैं ये डिस्क्लोजर दे दूं जाते जाते कि ये शो रिकॉर्ड करते समय तक ईरान में कुछ नहीं हुआ था। अगर वहां कुछ हो जाए तो इस शो को उसमें डिस्काउंट कर लेना, क्योंकि ईरान में कभी भी कुछ हो सकता है, बहुत सिचुएशन गड़बड़ हो रही है वहां। नहीं, आजकल कुछ भी नहीं कह सकते, लास्ट मिनट में कुछ भी आएगा। देखो वो रशिया की खबर भी आई थी ना, कि हाँ रशिया अमेरिका के साथ कोई गठबंधन कर रही है। सर, वो मुझे प्लांटेड खबर लग रही थी। नहीं, वो कोई इंटरनल क्रेमलिन का नोट है। हाँ कि तो वो क्या डॉलर सिस्टम में फिर से चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, उनको, ये वो मतलब अमेरिका से उसका कोई कंफर्मेशन है, मगर ये खबर ब्लूमबर्ग में छपी। हाँ तो वही था कि, तो इसलिए कभी भी आज अचानक। तो जब आज सो के कल सुबह उठेंगे तब तक पता नहीं क्या होगा। तो राइट राइट। राइट, करेक्ट। ये सर, थैंक यू सो मच। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, देखें क्या नई चीजें निकल के आती हैं। होपफुली आप लोगों की ये काम का आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ये शो सुनील सर के चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।